हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सीरीज सीजन 2। आज का हमारा टॉपिक है कंजम्पशन फंक्शन एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बुक में 12th क्लास में ये दो अलग अलग टॉपिक्स में समझाया गया है। हम समझते हैं एग्जैक्टली इन दोनों टॉपिक्स का मतलब क्या है। कंक्लूजन में जाके हम ये दोनों टॉपिक को एक साथ समझेंगे। आई एम लोकेश मुले, वन ऑफ फाउंडर्स ऑफ कॉमर्स एज। इकोनॉमिक्स का टॉपिक हम आज शुरू करते हैं। चलो, समझने के पहले कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सीरीज में वाला टॉपिक, तीन बेसिक चीजों का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। फर्स्ट इज कंजम्पशन, सेकंड इज नेशनल इनकम, थर्ड इज प्रोपेंसिटी। हालांकि तुम्हें तीनों वर्ड्स का बेसिक मतलब पता होगा, पर आज हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि ये इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे है, हम ये इस बात को जानने के लिए इसका वापस एक बार रिकॉल करेंगे। एवरी वन ऑफ यू नोज व्हाट इज कंजम्पशन। इनकम का एक वो हिस्सा जो हम यूज करते हैं परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनकम के दो ही हिस्से होते हैं, बात समझना। एक हम इनकम से कंजम्पशन करते हैं और एक हम इनकम से सेविंग करते हैं। सो जो हम सेव करेंगे उससे बचा हुआ हिस्सा इज नोन एज कंजम्पशन। फिर हम समझेंगे नेशनल इनकम। जब भी हम इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे यूनिट में हम इनकम 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 बोलते हैं, तो हम भले इनकम समझते हैं, बोलते हैं, बट तुम इसको दिमाग में हमेशा नेशनल इनकम ही मानना। बोलने के लिए इनकम मुंह से निकलेगा हमेशा, बुक्स में भी कई बार इनकम दिया होता है, बट दिस इज टेक्निकली नेशनल इनकम, क्योंकि हम मैक्रो लेवल पे चीजों को पढ़ रहे हैं। जब हम इनकम पर्सनल लेवल पे समझते हैं तो चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करती। सो दिस इज नॉट अ नॉर्मल कंजम्पशन एंड नॉर्मल इनकम, दिस इज नेशनल कंजम्पशन मैक्रो लेवल पे एंड नेशनल इनकम। द थर्ड वर्ड इज वेरी कॉमन वर्ड, प्रोपेंसिटी, इन दिस चैप्टर, जिसका सीधा मतलब होता है टेंडेंसी। हर इकोनॉमी में, अब हम इकोनॉमिक लेवल पे बात करेंगे, हर इकोनॉमी में एक टेंडेंसी ऑफ कंजम्पशन होता है कि हर इकोनॉमी में टेंडेंसी होती है कि इकोनॉमी कितना हिस्सा कंज्यूम करेगी और कितना हिस्सा सेव करेगी। जो इकोनॉमी कंपैरेटिवली पुअर इकोनॉमी होती है, उनकी कंजम्पशन हैबिट ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि दे हैव टू कंज्यूम, दे डू नॉट हैव इनफ मनी टू सेव इन द इकोनॉमी। एन इकोनॉमी व्हिच आर कंपैरेटिवली रिच has a tendency to save the money. Reason, they have enough money to save, they have enough portion of the money to save. वो सेव कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या होता है। कंजम्पशन फंक्शन हमें एक चीज सिखाता है। एक बात समझना, जब भी किसी वर्ड के आगे फंक्शन लग जाता है, जैसे कंजम्पशन के आगे फंक्शन लग गया, ठीक है, जिस भी वर्ड के आगे फंक्शन लग गया उसका मतलब हमेशा याद रखना फैक्टर्स अफेक्टिंग। द वर्ड फंक्शन मींस वो कौन से फैक्टर्स या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे तुम लोगों ने लास्ट क्लास में 11th क्लास में पढ़ा होगा डिमांड फंक्शन, डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स। कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स। कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स। प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स। सो कंजम्पशन को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन फंक्शन। बस इतना ही सिंपल है फंक्शन का मतलब। सो कंजम्पशन को इन्फ्लुएंस करता है नेशनल इनकम या लेवल ऑफ इनकम। इन शॉर्ट, इनकम ही वो चीज है जो कंजम्पशन को इन्फ्लुएंस करेगा। सो हम लिखेंगे कंजम्पशन इज द इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम। इंक्रीजिंग फंक्शन क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इनकम को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे कंजम्पशन इंक्रीज होगा ही होगा। सो कंजम्पशन इंक्रीज होगा विद द इंक्रीज इन इनकम। इनकम इंक्रीज होगी, कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा। इसको हम सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे? विल राइट इट एज consumption is the function of income. This is a symbolic way to represent this. Right hand side and left hand side. Right hand side पे independent variables होते हैं, left hand side पे dependent variable होते हैं। Consumption depends on, consumption works with, consumption is the function of, consumption का determinant है income। किसी भी तरीके से इसको बोलो, this F means ये change होने पे consumption change होगा। यही इस function का मतलब है। सो कंजम्पशन किस चीज से फंक्शन करता है? इनकम से, वो भी इंक्रीजिंग लेवल पे। इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन दो चीजें होती हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब से प्राइस एंड डिमांड। डिमांड, प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होती है, प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ती है, तो हम बोलेंगे डिमांड इज द डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ प्राइस।
इनकम के साथ कंजम्पशन का रिलेशन पॉजिटिव है, इंक्रीज होने पे इंक्रीज, डिक्रीज होने पे डिक्रीज। सो कंजम्पशन इज द पॉजिटिव और इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम। ये बात बैठा लो दिमाग में, ये क्लियर हो गया होगा। फिर ये पूरा जो टॉपिक है ये बेस्ड है, ये पूरा यूनिट बेस्ड है, ये पूरी बुक बेस्ड है कीन्स की एक थियोरी पे। सो ये पूरा चैप्टर, ये पूरा टॉपिक एक्चुअली 1937 में कीन्स ने समझाया था, ये बात तुम लोग को पता होगी। सो कीन्स ने जब समझाया, और उन्होंने समझाया कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, तो कीन्स ने बोला नो डाउट कंजम्पशन इज द इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम, पर दो साइकोलॉजिकल लॉ भी चलते हैं दुनिया में, तो उसको नाम दिया गया कीन्स के साइकोलॉजिकल लॉ। द वर्ड साइकोलॉजी मीन्स ये एक, अच्छा पहली बात तो ये लॉ है, लॉ मीन्स विच हैज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, दैट टू साइकोलॉजिकल। सो एवरीवन अराउंड द ग्लोब, एवरीवन इन द वर्ल्ड हैज दिस साइकोलॉजिकल लॉ का कॉन्सेप्ट, हर कोई साइकोलॉजिकल लॉ से घिरा हुआ है। वो साइकोलॉजिकल लॉ का मतलब क्या होता है? साइकोलॉजिकल लॉ का मतलब होता है दो लॉ। पहला ये कि कंजम्पशन दुनिया में किसी का भी जीरो नहीं हो सकता, इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। तुम सोचो, हम सब सोचेंगे कि क्या हम में से किसी का भी कंजम्पशन कभी जीरो हुआ है? नहीं हो सकता। वी नीड समथिंग राइट फ्रॉम द बर्थ ऑफ अ पर्सन टिल डेथ, द पर्सन इज अर्निंग मनी और नॉट, ही हैज टू कंज्यूम एंड ही कंज्यूम्स। सो पर्सन कंज्यूम करता ही करता है, चाहे उसके पास इनकम हो चाहे इनकम ना हो, ये बात याद रखना। सो कंजम्पशन जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी होता है, और जो कंजम्पशन जीरो लेवल ऑफ इनकम पे होता है, जब इनकम का रेट जीरो है और अगर कंजम्पशन 50 है, तो इस कंजम्पशन को हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, अपने आप होने वाला कंजम्पशन। जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे हो, उस कंजम्पशन को हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इट इज रिप्रेजेंटेड एज सी बार। अभी हम समझेंगे इस चीज को। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या हुआ कि कंजम्पशन जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे होता है, दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। दूसरा कीन्स का साइकोलॉजिकल लॉ क्या बोलता है? कीन्स का साइकोलॉजिकल लॉ, कीन्स का साइकोलॉजिकल लॉ बोलता है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कंजम्पशन इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ इनकम। मतलब जो इनकम का ग्रोथ रेट है, देखो इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगा। किसी कंज्यूमर की इनकम 10,000 है, वो अपनी इनकम का 80% मतलब 8,000 कंज्यूम करता है। मान लो उसकी इनकम कल को 1 लाख हो जाएगी, तो वो 80,000 खर्चा नहीं कर देगा, नहीं, वो सेव करेगा। कल को उसकी इनकम 2 लाख पर मंथ हो जाए, सो ही नॉट गोइंग टू से कंज्यूम 1,60,000, 80% ऑफ हिज इनकम। इस तरीके से नहीं ग्रो करता परसेंटेज वाइज। तो हम क्या बोलेंगे? ठीक है, इनकम बढ़ने पे बढ़ेगा जरूर, लेकिन कंपैरेटिवली सेविंग ज्यादा होगी। बिल्कुल बढ़ेगा, बढ़ रहा भी है, लेकिन जिस रेट पे इनकम बढ़ रहा है, उस रेट पे कंजम्पशन दुनिया में किसी का नहीं बढ़ता। तो दो साइकोलॉजिकल लॉ दिए थे कीन्स ने। एक तो पहला साइकोलॉजिकल लॉ वापस से समझते हैं, कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, और जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन होता है उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। पहली चीज। दूसरा, जिस रेट पे इनकम बढ़ेगा उस रेट पे कंजम्पशन नहीं बढ़ता, कंजम्पशन कंपैरेटिवली कम रेट पे बढ़ता है। चलो अब ये समझते हैं कंजम्पशन फंक्शन कैसे काम करता है, कैसे कंजम्पशन फंक्शन का ग्राफ बनता है। सबसे पहले अगर हम एक ग्राफ बनाएं, ध्यान देना, उस ग्राफ में मैं यहां ले लूं इनकम, उस ग्राफ में मैं यहां ले लूं कंजम्पशन। सो दिस वन इज इनकम, दिस वन इज कंजम्पशन। तो इनकम जब जीरो थी तो भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो होगा। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, 50 रुपीज कंजम्पशन हो रहा है, तो इनकम जीरो है फिर भी कुछ कंजम्पशन है, तो कंजम्पशन कर्व हमेशा पॉजिटिव एक्सिस से शुरू होगा। दूसरा, ये समझ में आया यहां से क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि ये है हमारा सी बार, मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इतना तो होगा ही कंजम्पशन, चाहे कुछ भी कर लो इकोनॉमी के अंदर। सो दिस इज आवर ऑटोनॉमस कंजम्पशन। दूसरा, इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, तो हमारा कर्व पॉजिटिव होगा, लेकिन उसका स्लोप थोड़ा स्टीप ना होके थोड़ा फ्लैट बनाना। दिस इज आवर कंजम्पशन कर्व। अब इस कंजम्पशन कर्व, ये जो है ना कंजम्पशन कर्व, ये इक्वेशन पे बेस्ड है, एंड द इक्वेशन इज C इक्वल्स टू C बार प्लस BY।
ये इक्वेशन तुम लोगों ने इसके पहले प्रीवियस क्लासेस में मैथ्स में पढ़ी होगी, याद नहीं होती इक्वेशन कई बार, पर बहुत बार हमने पढ़ी हुई होती इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन कंजम्पशन कर्व। मैं तुम्हें समझाता हूं लीनियर इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है और इस इक्वेशन का हमारे 12th में क्या इंपैक्ट आने वाला है। एक बार बना लेना जल्दी से। चलो, सो दिस इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन। मैं तुम्हें अभी इक्वेशन समझाता हूं, ये इक्वेशन का क्या फंडा है, फिर से हम ग्राफ बनाएंगे, पहले हम इक्वेशन समझेंगे। सो इक्वेशन इज C इक्वल्स टू C बार प्लस बी वाई। ये जिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट पे, वो लीनियर इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ये कॉमन लीनियर इक्वेशन है, a प्लस बी एक्स। हमने उसमें नाम दे दिया कंजम्पशन इक्वल्स टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। ठीक है, अब ये उसी चीज का वर्जन है। अब यहां समझो ये क्या मतलब होता है इसका। यहां जब हम y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स के फॉर्मेट में इसको लिखते हैं लीनियर इक्वेशन, हमेशा याद रखना इसमें चार अलग अलग चीजें y, a, b और x। y समझो पहले क्या होता है। y वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो चेंज होता है। जैसे डिमांड प्राइस पे डिपेंडेंट है तो ये y डिमांड है। जैसे सप्लाई प्राइस पे डिपेंड होता है तो y सप्लाई है। जैसे कंजम्पशन इनकम पे डिपेंड होता है तो y कंजम्पशन है। जैसे प्रोडक्शन लेबर पे डिपेंड होता है तो y प्रोडक्शन है। मतलब ऐसी कोई भी फैक्टर, ऐसा कोई भी वेरिएबल जो डिपेंडेंट हो किसी चीज पे, वो हमेशा इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। सो ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। इसी का एग्जैक्टली x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब प्राइस और डिमांड में प्राइस इंडिपेंडेंट है, प्राइस के चेंज होने पे डिमांड चेंज होती है। सप्लाई और प्राइस में प्राइस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, प्राइस के चेंज होने पे सप्लाई होती है। इनकम और कंजम्पशन में इनकम जो है वो इंडिपेंडेंट है, इनकम के चेंज होने पे सप्लाई। सो जिसकी वजह से चेंज होता है वो इंडिपेंडेंट। लेबर और प्रोडक्शन में लेबर इज इंडिपेंडेंट, तो जो इंडिपेंडेंट है वो हमेशा इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे आएगा। फिर आते हैं ए का मतलब। किसी भी ग्राफ को बनाने में ये दो वेरिएबल्स लगते हैं। ग्राफ में दो ही वेरिएबल प्लॉट हो सकते हैं, एक्स एंड वाई। इसके अलावा दो चीजें और लगती, ध्यान देना। जब कोई ग्राफ बनता है तो हमें यह पता होता है, पता होना चाहिए वो ग्राफ स्टार्ट कहां से हो रहा है। ग्राफ के तीन स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं। एक तो पॉजिटिव मतलब वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस नेगेटिव क्योंकि नेगेटिव पे लाई करेगा, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड जीरो, वाई एक्स एंड जीरो। तीन रेंज हो सकते हैं कर्व के स्टार्ट होने के। y से हो सकता है, x से हो सकता है और 0 से हो सकता है। क्लियर हुआ? तो जहां से स्टार्ट होता है उस पॉइंट को बोलते हैं इंटरसेप्ट, या उस पॉइंट को बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू। इंटरसेप्ट मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, नॉन मैथमेटिकल लैंग्वेज में, ग्राफ में कर्व के स्टार्ट होने की पोजीशन, स्टार्ट होने का लोकस, स्टार्ट होने का पॉइंट इज नोन एज इंटरसेप्ट इन द ग्राफ। ठीक है, सो हमारे केस में जो ए है वो क्या हुआ, वो हुआ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। यही वो कांस्टेंट वैल्यू है जो हमेशा रहेगी, चाहे वो ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। सो ग्राफ की स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा कांस्टेंट वैल्यू पे होगी, जहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। अब आते हैं बी पे। बी होता है स्लोप ऑफ द कर्व। हर कर्व का स्लोप होता है। स्लोप दो टाइप के होते हैं, ये ध्यान देना। एक होता है पॉजिटिव स्लोप, एक होता है नेगेटिव स्लोप। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड होगा, अगर स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ डाउनवर्ड होगा। जैसे हमारे केस में, हम डिमांड सप्लाई का केस लेते हैं पहले। डिमांड सप्लाई के केस में जो बी की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। प्राइस और डिमांड सप्लाई, सॉरी, डिमांड एंड प्राइस के केस में, प्राइस और सप्लाई के केस में जो बी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप नेगेटिव होता है। प्राइस और सप्लाई का जो केस है वो पॉजिटिव होता है। प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा। तो जो इंक्रीज डिक्रीज का केस है वो नेगेटिव होता है, जो इंक्रीज इंक्रीज का केस है वो पॉजिटिव होता है।
वैसे ही कंजम्पशन और इनकम का केस पॉजिटिव है, इनकम बढ़ने पे कंजम्पशन बढ़ रहा है। सो जो रिलेशनशिप डायरेक्ट है, पॉजिटिव है, वहां पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जो रिलेशनशिप नेगेटिव, वहां पे नेगेटिव वैल्यूज आ जाती है। तो बी वो स्लोप बताता है, और हमारे केस में ये जो स्लोप है, इस स्लोप को हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब एमपीसी का मतलब क्या हुआ? एमपीसी का मतलब है एक यूनिट इनकम के बढ़ने पे कंजम्पशन कितना बढ़ता है। एक यूनिट अगर इनकम बढ़ती है और कंजम्पशन 80 पैसा बढ़ता है, फिर एक यूनिट इनकम बढ़ती, कंजम्पशन 80 पैसा बढ़ता है, मतलब 100 रुपए इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन 80 रुपए बढ़ेगा। तो हमारा जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी, मार्जिनल टेंडेंसी है कंजम्पशन की, वो हर बार कितनी होती है? 80%। ये मैंने एग्जाम्पल लिया। सो 1 रुपए का 0.8 कंज्यूम होता है, तो 100 रुपए का 80 कंज्यूम होगा। मतलब हमारी टेंडेंसी हैबिट कितनी है? आर टेंडेंसी हैबिट इज 80%। ये बताता है एमपीसी। यही होता है स्लोप। इनकम के बढ़ने पे कंजम्पशन किस रेट से बढ़ रहा है, यही तो हुआ ना स्लोप कर्व का। कर्व का स्लोप, बढ़ने की दर, बढ़ने का रेट। तो बी क्या हुआ? स्लोप। चलो, ये समझने के बाद अब तुम लोग को समझ में आएगा एग्जैक्टली क्या फंडा होता है। सो y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, इसी फॉर्मेट में हम बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? c इक्वल्स टू c बार प्लस बी वाई। अगर मैं इसको नंबर फॉर्म में लिखूं तो ये ऐसा बन सकता है, c इक्वल्स टू 70 प्लस 0.8 y। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा कर्व जो स्टार्ट होगा वो होगा 70 से स्टार्ट, मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना है? 70, और इसके बढ़ने का रेट कितना होगा? 0.8। हर बार इनकम अगर 1 रुपए बढ़ती है, जितनी भी बढ़ती है उसका 80% कंज्यूम हो जाएगा बस। तो ये हमारा कर्व की वैल्यू प्लॉट होती जाएगी। और ध्यान से देखोगे तो इनकम का चेंज ज्यादा है, कंजम्पशन का चेंज C1, C2, कंजम्पशन का चेंज कम है। यह है चेंज इन कंजम्पशन, यह है चेंज इन इनकम। इनकम ज्यादा चेंज हो रही है, कंजम्पशन कम रेट पे चेंज हो रहा है। हमने पहले साइकोलॉजिकल लॉ पढ़ा था। तो हमारा कंजम्पशन फंक्शन क्या बताता है? कंजम्पशन फंक्शन बताता है ये चीज है। तो इसका मतलब ये लीनियर कंजम्पशन फंक्शन है। इसका मतलब कंजम्पशन कर्व 70 से स्टार्ट होगा, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, और तुम कोई भी वैल्यू पुट कर दो इनकम की। सपोज इनकम की वैल्यू में पुट करता हूं 200 रुपीज। सो 200 रुपए में कहां पे पहुंचेंगे हम? सो c इक्वल्स टू 70 प्लस 0.8 इंटू 200, तो हो जाएगा c इक्वल्स टू 70 प्लस 0.8 इंटू 200 होता है 160। सो c इक्वल्स टू 230। कंजम्पशन फंक्शन सॉल्व। बस तुम्हें y की जगह इनकम पुट करना है, फंक्शन तुम्हें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बता देता है। तो हमने कर्व बना लिया। तो कर्व में आप कभी भी तुम्हारे सामने कोई कंजम्पशन फंक्शन का कर्व आएगा तो उससे हम क्या समझेंगे? इस कर्व से कि ये है कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट c बार, और इस कर्व का स्लोप कितना है? स्लोप है b। तो पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? c इक्वल्स टू c बार प्लस बी वाई। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमने प्रॉमिस करा था कि हम पढ़ेंगे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब एक बात, क्लास 12 के लिए जो 2 टॉपिक लिखे हुए हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड कंजम्पशन फंक्शन, ये 2 टॉपिक एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड, लॉजिक टू लॉजिक, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ सेम है। मतलब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कंजम्पशन फंक्शन ही होता है। बहुत से बुक्स में इसको 2 अलग अलग टॉपिक करके प्रेजेंट करा हुआ है, सेम टॉपिक। अगर डेफिनेशन का भी बुक में जाके दोनों साथ में रख के देखोगे तो सोचो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या हुआ। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ कंजम्पशन। अब समझना, टेंडेंसी ऑफ कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ? इनकम के बढ़ने पे कंजम्पशन कितना बढ़ता है। हमने जब कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा कि कंजम्पशन चेंज होता है विद द चेंज इन इनकम। कंजम्पशन की टेंडेंसी क्या है कि इनकम के चेंज होने पे कंजम्पशन चेंज होता है। वो भी कैसे? इनकम के इंक्रीज होने पे कंजम्पशन इंक्रीज होता है। तो प्रोपेंसिटी का मतलब क्या हुआ? कंजम्पशन फंक्शन। प्रोपेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि भैया कंजम्पशन जो है वो इनकम के चेंज होने पे चेंज होता है। सेम तो है प्रोपेंसिटी। ये भी तो टेंडेंसी बता रहा है, ये भी टेंडेंसी है। तुमसे कोई पूछेगा कि प्रोपेंसिटी का
ग्राफ बना के बताओ, इसका ग्राफ बना के बताओ। तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? C इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई, यही है प्रोपेंसिटी का ग्राफ। कंजम्पशन फंक्शन का ही ग्राफ होता है प्रोपेंसिटी का ग्राफ, बस, और कोई अलग लॉजिक नहीं होता प्रोपेंसिटी का। सो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में डेफिनेशन, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में ग्राफ, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की इक्वेशन। कोई बोलेगा प्रोपेंसिटी टू कर्व की इक्वेशन बनाओ, सेम है, कोई अंतर नहीं है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और कंजम्पशन फंक्शन में। चलो दो एग्जाम्पल लिखे हैं सामने, एग्जाम्पल देखो एक बार, इससे समझ में आएगा कि क्या एग्जैक्टली है। C इक्वल्स टू पहला लिखा हुआ है 50 प्लस 0.75y और दूसरा लिखा हुआ है फर्स्ट सेकेंड इज C इक्वल्स टू 100 प्लस 0.5y। 50 से स्टार्ट होगा कर्व, ऑटोनॉमस कंजम्पशन 50 है, कर्व का स्लोप मतलब MPC कितना है 0.75। हर बार इनकम जब भी बढ़ेगी उसका 75% हिस्सा कंज्यूम होगा, 25% सेव भी होगा। यहां पे 50% हिस्सा कंज्यूम होगा और 100 रुपए तो कांस्टेंट वैल्यू है ही है, ठीक है। तो इस दोनों कर्व का अंतर क्या होगा, मैं सिर्फ अभी इन दोनों को लेके बता रहा हूं, मैं स्लोप की बात अभी नहीं करता हूं। सो एक कर्व 50 से स्टार्ट होगा, एक कर्व 100 से स्टार्ट होगा, ये 50 ये 100। नो डाउट दोनों कर्व का स्लोप अलग अलग होगा, एक का स्लोप ज्यादा एक का स्लोप कम है। मैंने भी स्लोप की बात नहीं करी है, C1 और ये C2, बस समझना कहां से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैंने सिर्फ प्रोपेंसिटी समझाया है। स्लोप समझना, स्लोप के लिए पूरा डेरिवेशन स्लोप का लगता है, जो व्हाइट बोर्ड पे तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जरूरत भी नहीं पड़ेगी तुम लोग क्लास 12 में। चलो, सो ये था पूरा टॉपिक कंजम्पशन फंक्शन। होप समझ में आया होगा यहां तक पूरा टॉपिक। और अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाले से सारे वीडियोस को तुम लोग देख पाओ। अभी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सीरीज और बची हुई है, उसको ध्यान से देखना। तुम्हारे पास डाउट्स पूछने के दो ऑप्शन है। पहला, तुम लोग टेलीग्राम चैनल पे जाके आके डाउट पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल ओपन है सबके लिए, तुम में से कोई भी आओ टेलीग्राम चैनल पे, हम लोग डाउट्स के आंसर करते हैं, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और बीएसटी के लिए। उसके अलावा तुम लोग नीचे कमेंट बॉक्स में भी डाउट अपने पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल की लिंक कमेंट बॉक्स में दी होगी। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक यू।